हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं 70वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज संस्कृति आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारा ये तीसरा टेस्ट है, पॉलिटी का टेस्ट है। इसके तीसरे टेस्ट का ये सेकेंड पार्ट है, यानी कि दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 71 तक सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 72 से लेकर के 150 तक, ये हम सॉल्व करेंगे। और ये बाइलिंगुअल पीडीएफ है, आपको दिखा दें, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। और आप यदि चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं, आज ही हमारा तीसरा टेस्ट है। इसके पहले हमने 2 टेस्ट सॉल्व कर लिया है और चैनल पर अपलोड है। तो अब बीपीएससी का जो आपका एग्ज़ाम है ये 13 दिसंबर को है, और अब आपके पास मात्र 30 दिन बचे हुए हैं शेष, उसमें आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो ये टेस्ट सीरीज आपके बिहार पीसीएस के लिए काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, क्योंकि ये संस्कृति आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। हाँ, प्रश्न संख्या 71 तक हमारा हो गया था। प्रश्न संख्या 72 से हमें सॉल्व करना था, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। सूची 1 है, सूची 2 है, संविधान के भाग एक तरफ दिए हैं, दूसरी तरफ उपबंध हैं। तो भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र बिल्कुल सही है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, ये भी सही है। और भाग 12 यहाँ पे दिया हुआ है, भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और समागम, ये गलत है। ये भाग 12 का नहीं, ये भाग 13 का प्रावधान है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सीमाएं, तो यहाँ पे 3 युग्म जो हैं वो बिल्कुल सही सुमेलित है, यानी कि 3 ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जो प्रावधान दिया हुआ है ये भाग 13 का है और यहाँ भाग 12 दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कितने युग्म सही हो जाएंगे, तो टोटल 3 युग्म सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित गैर संवैधानिक निकायों को उनके गठन के आधार पर व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है यह 1963 में गठित किया गया, 1963। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है यह फरवरी 1964 में बनाया गया, 1964। केंद्रीय सूचना आयोग, तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है यह 2005 हो जाएगा, 2005। और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जो है ये कब बनाया गया, तो ये 2009 में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद इसकी स्थापना की गई थी, तो ये 2009 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एकदम सीक्वेंस से दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं करना है, यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, केंद्रीय सूचना आयोग 2005 और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जो है यह 2009 में बना। तो बिल्कुल सीक्वेंस से दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक को मतदाता के रूप में पंजीकृत यानी कि वयस्क मताधिकार होने का उपबंध किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है आपके अनुच्छेद 326 के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब अनुच्छेद 326 को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इसमें यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और कम से कम 18 वर्ष की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरहित नहीं कर दिया जाता, मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति पर महाभियोग को प्रारंभ करने का आधार है। साबित कदाचार, संविधान का अतिक्रमण, शारीरिक अक्षमता या फिर पद का दुरुपयोग। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा संविधान का अतिक्रमण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है आपका, राज्यपाल को ऐसे किसी मामले में क्षमादान की शक्ति नहीं है जिसमें मृत्युदंड दिया गया हो। कारण है कि राज्यपाल उन्हीं विषयों पर क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है जिस पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है नीचे दिया हुआ है, तो इसको नीचे देखते हैं यहाँ पे।
तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है या कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142 या फिर अनुच्छेद 143। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अनुच्छेद 141, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो अनुच्छेद 141 के जो प्रावधान है यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि जो है यह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वाचन की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मतदाता प्रत्याशी के स्थान पर दल को मत देते हैं। दूसरा है, दल को प्राप्त मतों के अनुपात में विधायिका में सीटें आवंटित की जाती हैं। तीसरा कथन है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। चौथा कथन है, सर्वाधिक मत पाने वाले प्रत्याशी विजयी होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन इसका सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला दूसरा कथन बिल्कुल सही है, बाकी तीसरा चौथा यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सार्वजनिक उद्यम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका गठन जान मथाई समिति के सुझाव पर किया गया था। और दूसरा कथन है आपका, यह सार्वजनिक उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। तीसरा कथन है, यदि कोई मंत्री इस समिति का सदस्य चुना जाता है तो वह स्वतः समिति का अध्यक्ष हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल यहाँ पे दूसरा कथन सही है, बाकी पहला एवं तीसरा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जो गठन हुआ था यानी कि सार्वजनिक उद्यम समिति का जान मथाई समिति की सिफारिश पर नहीं हुआ था, ये हुआ था कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में। 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन हुआ था, ना कि जान मथाई समिति पर। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इस कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत मांग की राशि यानी कि अनुदान की मांग में से 100 रुपये की कमी करने का प्रस्ताव किया जाता है। इसका उद्देश्य ऐसी विशिष्ट शिकायत को प्रकट करना होता है जो सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में हो। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस कटौती प्रस्ताव को संदर्भित करती हैं। ऑप्शन देखते हैं, नीति अनुमोदन कटौती, मितव्ययिता कटौती, सांकेतिक कटौती या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, सांकेतिक कटौती। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत उपबंधित किए गए हैं। पहला है बाटों और मापों का मानकीकरण, दूसरा है पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, तीसरा है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन और चौथा है ट्रेड यूनियन। तो कौन कौन से यहाँ पे विषय हैं जो कि समवर्ती सूची में उल्लेखित किए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे पहला नहीं होगा, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो तीनों प्रावधान है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत निहित है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बाटों और ये जो यहाँ पे पहला दिया हुआ है बाटों और मापों का मानकीकरण, ये आपका संघ सूची का विषय है। और बाकी ये तीनों यानी कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन और ट्रेड यूनियन जो है ये समवर्ती सूची के विषय हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लेखानुदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें केवल सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा कथन है, इसके अंतर्गत कर व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तन को समाहित नहीं किया जाता। अब उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है यहाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्यवाही के अंतर्गत प्रदत्त व्यवस्था आधे घंटे की चर्चा का उद्देश्य है। तो आधे घंटे की चर्चा का जो उद्देश्य है यह है कि किसी ऐसे प्रश्न से उत्पन्न होने वाले विषय पर चर्चा जिसका उत्तर सदन में दिया जा चुका हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसके लिए, तो आधे घंटे की चर्चा के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 84,
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने का प्रावधान किया गया? तो ये जो प्रावधान किया गया यह किया गया 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया। इससे पूर्व मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था, जिससे इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता था। इसके अतिरिक्त जब किसी दल को बहुमत ना मिलता था तब वह संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करता था। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने का प्रावधान किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्यसभा के किसी सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष चुना जा सकता है, किंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा की सदस्यता लेनी होगी। दूसरा कथन है, यदि लोक अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो उसे संकल्प पर प्रथमता मत देने का अधिकार होगा। तीसरा कथन है, अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है यहाँ? तो यहाँ पे कितने कथन हैं जो कि सही हैं? तो यहाँ पे आपका सिर्फ दूसरा कथन सही है, दूसरा कथन सही है, पहला एवं तीसरा यहाँ पे गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? सूची 1 है, सूची 2 है, राज्य है, दूसरी तरफ विधान परिषद सदस्य संख्या। विधान परिषद यहाँ पे सदस्य संख्या दी हुई है, तो यहाँ पे केवल जो है 2 राज्य ऐसे हैं जो कि सुमेलित हैं। आंध्र प्रदेश में जो विधान परिषद की संख्या है कितनी है? तो यह है 58। कर्नाटक में ये 60 नहीं है, 75 है, और बिहार में आपका ये हो जाएगा 75, और महाराष्ट्र में ये 80 नहीं है, 78 है। तो यहाँ पे कौन कौन सा सही सुमेलित है? तो पहला और तीसरा, यानी कि पहला ऑप्शन ए और सी जो है यह सही सुमेलित है। बाकी कर्नाटक में जो विधान परिषद है इसकी जो टोटल संख्या है ये 75 है, और महाराष्ट्र में जो इसकी टोटल संख्या है वह है 78। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। केवल 2 यहाँ पे सही सुमेलित है। तो वर्तमान में अभी केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जो कि राज्य हैं ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। केवल 2 युग्म जो है यहाँ पे सही सुमेलित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रीय आपात के दौरान न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार नहीं करेंगे। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय आपात के दौरान अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार निलंबित हो जाता है। अब यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है यहाँ? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ना तो 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 359 राज्यों को सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। आपातकाल के दौरान भी न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है नहीं कर सकते हैं, तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति मूल अधिकारों यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित कर सकता है। स्पष्ट है कि आपातकाल के दौरान अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार निलंबित नहीं होता। तो यहाँ पे दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि संरक्षण का अधिकार निलंबित हो जाता है, जबकि संरक्षण का अधिकार दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का जो अधिकार है यह निलंबित नहीं होता है। तो दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह केंद्रीय सरकार के कार्यकारण अथवा असफलता से संबंधित होता है। दूसरा कथन है, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकारों में सम्मिलित हैं?
तो धारणीय विकास का अधिकार, पर्वतीय क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और राज्य के बाहर न जाने का अधिकार। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही आंसर जो है देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है। तो धारणीय विकास का अधिकार, पर्वतीय क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, ये सारे अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत ही आते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अल्प सूचना प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व से संबंधित होते हैं। दूसरा है, इन प्रश्नों पर मौखिक उत्तर दिया जाता है। तीसरा है, इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो यहाँ पे इसका जो सही कथन हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला एवं दूसरा कथन यहाँ पे सही है, तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस पर जो है ये अनुपूरक प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला एवं दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है यह प्राप्त हुआ है 93वां। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत का जो स्थान है यह 93वां है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 92, हाल ही में भारत एवं किर्गिस्तान के मध्य 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? महाजन स्थान राजस्थान, बकलोह हिमाचल प्रदेश, बेलगाम कर्नाटक, पिथौरागढ़ उत्तराखंड। इनमें से किस स्थान पर जो है भारत और किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो है यह संपन्न हुआ? तो ये जो है यह संपन्न हुआ है बकलोह हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? संजय करोल, अजय मणिकराव खानविलकर, उदय उमेश ललित या फिर नुथलपति वेंकट रमण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय मणिकराव खानविलकर को दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब सागर पर भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई निम्नलिखित में से कितनी है? तो इस पुल की जो लंबाई है यह 2.32 किलोमीटर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो मलेरिया मुक्त कौन सा देश घोषित हुआ है? तो यह केप वर्दे हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? विराट कोहली, शुभमन गिल, पैट कमिंस या फिर केन विलियमसन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पैट कमिंस को। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य देश बन गया है? तो 119वां सदस्य देश जो है यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो बना है यह है माल्टा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी कि FATF की निगरानी सूची से बाहर कर दिया गया? संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, सीरिया या फिर लेबनान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, निगरानी सूची से इसको बाहर किया गया। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नासा द्वारा पेस मिशन को लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा इस मिशन का उद्देश्य है? तो इसका जो इस मिशन का जो उद्देश्य है यह है महासागरों एवं वायुमंडल का अध्ययन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस योजना को प्रारंभ किया? किस योजना को प्रारंभ किया यहाँ पे? तो यहाँ पे जो योजना प्रारंभ हुई है यह है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत ग्राम सभा को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं?
यहाँ पे पहली शक्ति दी हुई है खनन पट्टों के लिए अनुशंसा, दूसरी है वन उपज पर स्वामित्व, तीसरी है नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध और चौथी है ग्रामीण हाट का प्रबंध। तो यहाँ पे कौन कौन सी शक्ति जो है या ग्राम सभा को दी गई हैं? तो यहाँ पे खनन पट्टों के लिए अनुशंसा और वन उपज पर स्वामित्व, ये दोनों शक्तियाँ दी गई हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के आधे से अधिक नहीं होगी। दूसरा है परिषद के 1/12 सदस्य राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी जो सॉरी, यहाँ पे प्रश्न संख्या 101 हम फिर से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे था ये प्रश्न संख्या 101 को देख लेते हैं दोबारा। पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत ग्राम सभा को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? खनन पट्टों के लिए अनुशंसा, वन उपज पर स्वामित्व, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, ग्रामीण हाट का प्रबंधन। तो ये चारों शक्तियाँ जो है या पेशा अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभा को प्रदान की गई हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये चारों शक्तियाँ ग्राम सभा को प्रदान हैं पेशा अधिनियम 1996 के तहत। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाँ, प्रश्न संख्या 102 है कि विधान परिषद के सदस्य संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के आधे से अधिक नहीं होगी, और दूसरा है कि परिषद के 1/12 सदस्य राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि पहला एवं दूसरा दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्योंकि विधानसभा जो है विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित है। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा कथन जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि परिषद के 1/12 सदस्य राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो दोनों कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 103 है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया? तो ये सम्मिलित किया गया 17वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि 1992 में हुआ। तो यह संशोधन जो है यह वर्ष 1992 में पारित किया गया। इसके माध्यम से दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किन स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा सदनों को संयुक्त बैठक के लिए आहूत किया जा सकेगा? पहला है यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो। दूसरा है यदि विधेयक में किए गए संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हों। तीसरा कथन है विधेयक को दूसरे सदन में प्रेषित किए 1 वर्ष बीत गया हो। और चौथा कथन है यदि विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गया हो। तो कौन कौन से यहाँ पे ऐसे कारण है जिसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहली और दूसरी कंडीशन में यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा सदनों को संयुक्त बैठक के लिए आहूत किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल होते हैं? ऑप्शन देखते हैं। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर है प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक कैबिनेट मंत्री। कौन कौन इसमें जो है मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से लोग शामिल होंगे? तो प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक कैबिनेट मंत्री होगा, और साथ ही आपका लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक कैबिनेट मंत्री। तो 1, 4 और 7 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आकस्मिक निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह राष्ट्रपति के बयानाधीन
रखी जाने वाली अग्रदाय प्रकृति की निधि है। दूसरा है इसके व्यय के लिए संसद द्वारा पूर्व अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। तीसरा कथन है व्यय के पश्चात इनकी पूर्ति संचित निधि से की जाती है। अब यहाँ पे कौन कौन सा कथन जो है यह यहाँ पे सही है, सही कथन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। दूसरा कथन है यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। तीसरा कथन है इसके अध्यक्ष या सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। चौथा कथन है प्रत्येक सदस्यों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है और उत्तर में हमें सही नहीं गलत चूज करना है कि कौन कौन से कथन यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में गलत हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा कथन जो दिया हुआ है ये यहाँ पे गलत है और बाकी दूसरा एवं चौथा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1 एवं 3। 1 एवं 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वाद है, दूसरी तरफ विषय दिया हुआ है। बेरुबारी, यूनियनवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, MC मेहता बनाम भारत संघ पर्यावरण संरक्षण, लिली थॉमस बनाम भारत संघ दोष सिद्धि के पश्चात निर्वाचन की अयोग्यता, किहोतो होलोहानवाद, दल बदल विरोधी कानून। उपयुक्त युग्मों में से सही सुमेलित युग्म कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित हैं वह हैं, पहला यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी दूसरा तीसरा एवं चौथा यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहला यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बेरुबारी यूनियनवाद जो है 1960 का है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। बेरुबारी यूनियनवाद 1960 का है जो कि प्रस्तावना से संबंधित है। तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पे सही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 109। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। तारकुंडी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, लकड़ावाला समिति। कौन सी इसमें चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी में जो लकड़ावाला समिति दिया हुआ है यह गरीबी से संबंधित, गरीबी मापन से संबंधित जो है समिति है, यह चुनाव सुधारों से संबंधित समिति नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 या फिर अनुच्छेद 351। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 ए प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में विशेष अधिकार प्राप्त है। पहला है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने की प्रक्रिया, दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का संकल्प, तीसरा है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन और चौथा है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना। नीचे दिए गए सही कोड का प्रयोग करके यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा एवं चौथा यहाँ पे सही है, दूसरा एवं चौथा कथन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। 100वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किस संविधान संशोधन में समाप्त किया गया। तो ये समाप्त किया गया 104वां संविधान संशोधन के तहत। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भाषाई अल्पसंख्यकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो भाषाई अल्पसंख्यकों के संबंध में यहाँ पे जो दिया हुआ है कि संविधान के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक से संबंधित होना अनिवार्य है। तो ये कथन जो यहाँ पे दिया हुआ है यह सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और कथन एक यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यह सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अल्पसंख्यक समूह की भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से एक होने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वह किसी एक भाषा से
किसी एक भाषा से संबंधित हो, इसकी अनिवार्यता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भाषाई अल्पसंख्यकों के संदर्भ में सही नहीं है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिवारिक न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसकी स्थापना पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत की गई। दूसरा है 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कस्बे में इनकी स्थापना अनिवार्य है। तीसरा कथन है आप यहाँ पे, इसके निर्णय के विरुद्ध अपील केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है यहाँ है, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए सही है, यानी कि केवल एक यहाँ पे सही है, दूसरा तीसरा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का जो प्रयोग है यह सभी उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पदाधिकारियों को वरीयता क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो कौन कौन सा यहाँ पे है, इनको सही वरीयता क्रम में लगाना है। तो इनका जो सही वरीयता क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नीचे है, यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि सबसे पहले आपका जो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आएंगे यह हो जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष, फिर होंगे भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, फिर आपके आ जाएंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और फिर बाद में होंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 2 4 3, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द के अंतर्गत समाहित है। पहला है राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेश, दूसरा है वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना, तीसरा है केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम, चौथा है जनजातीय समाज की प्रथाएं, और पांचवा है संवैधानिक संशोधन। तो कौन कौन यहाँ पे अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि के शब्द के अंतर्गत समाहित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संवैधानिक संशोधन यहाँ पर नहीं समाहित है, बाकी पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन यहाँ पे समाहित है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर वह राष्ट्रपति के पद के कार्यों का निर्वहन करता है, बिल्कुल सही है। संविधान द्वारा उसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यह गलत हो जाएगा। उसके निष्कासन का प्रस्ताव लोकसभा के 100 सदस्यों द्वारा समर्थित होना आवश्यक है, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे कौन सा कथन ऐसा है जो कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के किसी सदस्य के सदन की अनुमति के बिना लगातार सदन के सभी अधिवेशनों से निम्नलिखित में से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो ये समाप्त होती है 60 दिन गायब रहने से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें केवल लोकसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं। दूसरा है, भारत की गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। दूसरा है, यह अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है या हैं, तो कौन कौन से कथन यहाँ पे जो ऐसे हैं जो कि सही हैं, तो केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार की संज्ञा दी है। शंकरी प्रसादवाद, गोलकनाथवाद, केशवानंदवाद या फिर मिनर्वा मिल्सवाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन बी, गोलकनाथवाद में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गोलकनाथवाद में उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार को नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार की संज्ञा दी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोलकनाथवाद जो है कब का है, तो यह 1967 का है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा सलाह देना अनिवार्य है। दूसरा कथन है, किसी पूर्व संवैधानिक संधि अथवा समझौते पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो सही
उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पहला दूसरा इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहले कथन के बारे में देखते हैं। तो पहला कथन यहाँ पे जो इसका सही रूप होगा यह होगा कि सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर इस मामले में उच्चतम न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और इनकार भी कर सकता है। तो यहाँ पे अनिवार्य दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे दूसरा कथन जो है इसका जो सही आंसर होगा, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा आदि सनद मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बाध्य नहीं है, लेकिन ये अनिवार्य है। तो यहाँ पे ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा इसमें से मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो भारत की एकता एवं अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये मौलिक कर्तव्य है। स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों पर वस्तुओं का संरक्षण करें, ये यहाँ पे नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये भी यहाँ पे मौलिक कर्तव्य है। और प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव की रक्षा करें एवं प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, ये भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो नहीं है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये मौलिक कर्तव्य हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पदच्युत किया जा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को यहाँ पे लोकसभा सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, राजमन्नार आयोग या फिर वेंकटचलैया आयोग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सरकारी आयोग के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। दूसरा है, समिति के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। तीसरा कथन है, मंत्रिमंडल का कोई सदस्य समिति में नियुक्त नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा तीसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्माण से संबंधित अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे? कौन थे? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में वर्णित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, न्यायालय की अवमानना के आधार पर इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। दूसरा है, इसमें प्रदर्शन, विरोध और हड़ताल का अधिकार समाहित है। तो कौन कौन से कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासनिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को स्वशासित जिलों की स्थापना तथा इनके क्षेत्रों के सीमा निर्धारण का अधिकार प्राप्त होता है। ये कथन यहाँ पे सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे संविधान की 6ठी अनुसूची के संदर्भ में सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो महिलाओं के 1/3 आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है यह अनुच्छेद 243 डी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विभूतियों में से किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद को 2 बार से अधिक बार सुशोभित किया? ऑप्शन देखते हैं, जगन्नाथ मिश्र, भोला पासवान शास्त्री, महामाया प्रसाद सिन्हा, बिंदेश्वरी प्रसाद। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जगन्नाथ मिश्रा और भोला पासवान शास्त्री जी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद को 2 बार सुशोभित किया। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु मानव अधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 2000 में, सन 2000 में की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल था? जयराम
दास दौलत राम, देवकांत बरुआ, कृष्ण वल्लभ नारायण सिन्हा सिंह या फिर नित्यानंद कानूनगो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नित्यानंद कानूनगो जी थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 134। बिहार में ग्राम पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ग्राम सभा की एक वर्ष में कम से कम 3 बैठकों का होना अनिवार्य है। दूसरा है इसमें महिलाओं के 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तीसरा कथन है इसके द्वारा मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 135। हाँ, प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार में पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया था। तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम को कब लागू किया गया था? 18 फरवरी 2006, 28 मार्च 2006, 8 अप्रैल 2006 या फिर 23 मई 2006। तो ये जो है कब लागू किया गया बिहार में पंचायती राज अधिनियम? तो पंचायती राज अधिनियम जो है यह यहाँ पे लागू किया गया आपका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 8 अप्रैल 2006 को यहाँ पे लागू किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अध्यक्ष सहित इसकी अधिकतम संख्या सदस्य संख्या 7 होती है। दूसरा है यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत करता है। तीसरा है इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ये केवल तीसरा कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित विधानसभा अध्यक्षों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, रामदयालु सिंह, धनिक लाल मंडल। तो इनको यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष हैं ये, और इनको कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करना है। तो रामदयाल यहाँ पे बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जी कब से कब तक थे, तो यह थे 1946 से 62 तक। और लक्ष्मी नारायण सुधांशु तो ये थे आपके 1962 से 1967 तक। और रामदयालु सिंह तो ये थे आपके 1937 से 1944 तक। 1944 तक। और धनिक लाल मंडल जो थे यह थे आपके 1967 से 69 तक। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 3 1 2 4। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में बिहार में महिला थानों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है। तो यहाँ पे महिला थानों की संख्या जो है यह 40 है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसकी स्थापना फरवरी 1919 में की गई थी। इसकी स्थापना फरवरी 1919 में की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर हर्बर्ट रिबंटन मेरेडिथ थे। तो यहाँ पे कौन कौन सा पटना उच्च न्यायालय के संदर्भ में जो कथन दिया हुआ है यह सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पटना जो उच्च न्यायालय की स्थापना जो है यह 1919 में की गई थी। तो यहाँ पे 1919 में नहीं 1916 में की गई थी, 1916 में। तो यहाँ पे ये पहला कथन जो है यह गलत हो जाएगा। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे यह एडवर्ड मार्नर्ड देश थे, जो कि न्यायाधीश सर हर्बर्ट रिबटन मेरेडिथ जो है ये नहीं थे। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत हो जाएगा। स्थापना भी सही नहीं दिया हुआ है और इसके मुख्य न्यायाधीश जो यहाँ पे दिए हैं वो भी सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में 17वें विधानसभा चुनाव जो कि 2020 में हुआ में निम्नलिखित में से कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी। तो यहाँ पे जो है 26 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। बर्निहाट,
ग्रेटर नोएडा, बेगूसराय या फिर पटना। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए बर्नीहाट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। बर्नीहाट जो है यह मेघालय में स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा बिहार के मोहम्मद हुसैन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार किस श्रेणी में प्रदान किया गया? सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति, वीरता। तो किसमें प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है कला एवं संस्कृति में, यानी कि आर्ट एवं कल्चर में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही पुस्तक नीम का शहद का लेखन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो नीम का शहद का जो लेखन है यह किया गया है राजवर्धन आजाद के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 144, भारत रंग महोत्सव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका आयोजन गया जनपद में किया गया। दूसरा है, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पंकज त्रिपाठी को चुना गया। तीसरा है, इसका विषय वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारत को निर्धारित किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इसका जो सही कथन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 145, हाल ही में पीएम बाड़ी योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को वाईफाई सेवाओं से लैस करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला जनपद बन गया है? तो पहला जनपद जो यहाँ पे बना है वह कौन सा जिला है? तो यह हो जाएगा आपका बेगूसराय। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में किस स्टार्टअप को बिहार के बेस्ट महिला नेतृत्व स्टार्टअप अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के अशोक कुमार को पद्मश्री प्रदान किया गया। इन्हें किस कला का भीष्म पितामह कहा जाता है? मंजूषा कला, मधुबनी पेंटिंग, टिकुली कला या फिर पटना कलम चित्रकला। किसके ये जो है भीष्म पितामह कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं टिकुली कला के भीष्म पितामह। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कर्पूरी ठाकुर जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन्हें 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। इन्होंने 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। दूसरा है, इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ आरंभ की। तीसरा कथन है, इनका संबंध बिहार के समस्तीपुर जनपद से है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो इनके संदर्भ में जो यहाँ पे कथन दिए हुए हैं दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा बापू टावर का उद्घाटन पटना में निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? मनेर, कुम्हरार, गांधी मैदान या फिर गर्दनी बाग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गर्दनी बाग में किया गया। पटना के गर्दनी बाग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बापू टावर का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 52वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला कथन है, इसका आयोजन मेघालय में किया गया। दूसरा है, यह खिताब दिल्ली को हराकर बिहार की टीम ने अपने नाम किया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन जो हैं यहाँ पे सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 150 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नहीं है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।